हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। शुरुआत करेंगे 4 बड़ी और अहम खबरों के साथ। प्रदेश की 4 बड़ी खबरें कौन कौन सी फटाफट देख लेते हैं। 22 अप्रैल को भोपाल दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित भाई शाह। खरगोन में कर्फ्यू में आज 4 घंटे की राहत दी गई। भोपाल में 350 करोड़ की 5 एकड़ जमीन को मुक्त कराया गया। और कल से फिर शुरू हो रही है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी के मद्देनजर कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता पदाधिकारी संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीसीसी के चीफ कमलनाथ और कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव समेत कई पूर्व मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि हमेशा से कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ी। पिछड़े वर्ग के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अब पिछड़ा वर्ग विभाग के साथ संगठन की मजबूती पर ध्यान देना होगा। कैप्टन अजय सिंह यादव ने दावा किया कि ओबीसी वर्ग के तमाम मुद्दों को लेकर हम संभाग और प्रदेश स्तरीय आंदोलनों के लिए रूपरेखा भी बना ली गई है। वहीं कांग्रेस के आयोजन पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बैठकें करती है, बैठकों तक ही वो सीमित रह गई है। कांग्रेस सरकार में ही ओबीसी वर्ग की खूब उपेक्षा हुई। ऐसा नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की आज की बैठक पे तंज कसा है। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों का भविष्य। अगर 55% हमारा पिछड़ा वर्ग है, अगर पिछड़ा वर्ग का संगठन ने अपनी कमर ठान ली तो कोई नहीं रोक सकता। 17 महीनों बाद कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगाएगा। बैठकें ही कर सकते हैं ये लगातार, और बैठक का ही भाव इनका है। ये ओबीसी सम्मेलन करने की बजाय किसी ओबीसी को अब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें तो शायद विचारो एक हाथ पद तो दे दें कमलनाथ जी ओबीसी को। कांग्रेस का किसी वर्ग से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए लोगों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस करती है। मध्य प्रदेश की बंद योजनाओं को लेकर एक बार फिर से पोस्टरवार शुरू हो गया है। मामला मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से जुड़ा हुआ है। आपको तस्वीर के जरिए दिखाते हैं, पोस्टर के जरिए। देखिए, ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया है, जिसमें तीर्थ दर्शन यात्रा जिन्होंने बंद की है वो भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा है और प्रधानमंत्री का, और नीचे रामेश्वर शर्मा का है जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है। दरअसल इस पोस्टर का मतलब ये हुआ, तंज कसा गया कांग्रेस पर, चूंकि कांग्रेस के कार्यकाल के समय में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद करा दी गई थी। और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने आज एक पोस्टर लगाया और कांग्रेस पर तंज कसा। कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया, और अब हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने फिर से निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होगी। 15 महीने में डबल स्पीड में ट्रेनें चली, ज्यादा ट्रेनें चली। हाँ, यह सच है कि शिवराज सरकार में योजना जरूर बंद थी, कोरोना के आड़ लेके उनके आयोजन, अभियान, रैलियां चालू थी, लेकिन यह योजनाएं सारी बंद थी, चाहे कन्या विवाह योजना हो, चाहे तीर्थ दर्शन योजना हो। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा है। विश्नोई ने एक ट्वीट करते हुए गांव-गांव शराब बिक्री पर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा है। ये भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, लेकिन अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर एमपी सरकार को यूपी सरकार का अनुसरण करना है, यानी कॉपी पेस्ट करना है, तो बुलडोजर चलाने के अलावा गांव-गांव बिक रही शराब को रोकें। बिश्नोई ने यह कहा कि अगर सरकार ऐसा करती है
तो उसे बुलडोजर चलाने के मुकाबले कहीं ज्यादा समर्थन और वोट मिलेगा। बिश्नोई का कहना है कि यूपी चुनाव के दरमियान उन्होंने शराब बिक्री पर सरकारी सख्ती देखी थी। अगर प्रदेश सरकार एमपी में गांव-गांव बिक रही शराब रोक दे तो उसे 2023 में फिर सत्ता में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। हालांकि सच्चाई तो यह है कि उत्तर प्रदेश में कभी भी सरकार ने कोई शराब पर पाबंदी नहीं लगाई, ना गांव-गांव लगाई। हां, चुनाव के दौरान जरूर यह हुआ, लेकिन वैसे कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में लागू हो जाए तो शराबबंदी की दिशा में हम शायद एक बड़ा कदम उठा चुके होंगे। ये शराब की जो ज़्यादा बड़ी बुराई है उस बड़ी बुराई से बचा सकेंगे। यदि शिवराज जी कर देंगे तो 2023 में बीजेपी की सरकार बनने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। खरगोन हिंसा को लेकर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के ट्वीट को लेकर सियासत बहुत गर्मा गई है। लक्ष्मण सिंह ने सांप्रदायिकता के आधार पर 2023 में बीजेपी के चुनाव लड़ने को लेकर एक ट्वीट किया था। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए उल्टा कांग्रेस पर ही शांति भंग करने का आरोप लगा दिया। एक रिपोर्ट आप देखिए पहले। क्या बीजेपी अगला चुनाव सांप्रदायिक मुद्दों पर लड़ेगी? क्या प्रदेश में बन रहे हालात इस ओर कर रहे हैं इशारा? या बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस कर रही है आरोपों की सियासत? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस खरगोन हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर बीजेपी को लगातार घेर रही है। उसे लगता है कि हिंसा को मुद्दा बनाकर बीजेपी अगले चुनाव में सांप्रदायिकता की पिच पर मैच जीतने का प्लान बना रही है। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का ट्वीट तो यही कहता है। स्पष्ट है कि 2023 में भाजपा सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस से भाजपा में गए नेता जनता से क्या कहेंगे? उनकी हार निश्चित है। कांग्रेस विधायक के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के मंत्री विश्वास सारंग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा जाति और धर्म की राजनीति की है। कांग्रेस ही प्रदेश की शांति भंग करना चाहती है। सांप्रदायिकता पर चुनाव लड़ने का कांग्रेस के नेता वक्तव्य देते हैं तो ये हमारी उस बात को निश्चित करता है जिसमें हम हर समय कहते हैं कि कांग्रेस ने और नेहरू परिवार ने इस देश में सांप्रदायिकता का विष और जहर घोला है। धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, ये कांग्रेस की पुरानी रीति नीति रही है और इसीलिए इस देश की स्थिति इतनी खराब है। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी बीजेपी को हिंसा मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महंगाई से लोगों का ध्यान बटाने के लिए हथकंडे अपना रही है। इसका जवाब दिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा ने। भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजन करी हुई है। इन्होंने योजना बनाई है ध्यान मोड़ने की। आज आम जनता का ध्यान कैसे मोड़ा जाए, महंगाई से, बेरोजगारी से, तो ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार का उनका रवैया चल रहा है। बड़ी दुख की बात है और इसमें केवल एक जिले को नहीं, केवल एक प्रदेश को नहीं पर पूरे देश को खतरा है। वैसे कमलनाथ जी के जो मन के भाव हैं वो वही है जो कांग्रेस का हमेशा से करैक्टर रहा है और वो एक्सपर्टाइज है इस प्रकार की चीजों में। 84 के दंगे इस देश के अंदर किसने कराए थे? कमलनाथ जी। आपके ऊपर आरोप क्यों लगे थे ये देश भी जानना चाहता है, मध्य प्रदेश भी जानना चाहता है। आतंकवाद का, सॉफ्ट नक्सलिज्म का समर्थन करने वाले कौन है इस देश के अंदर? आप लोग हैं। ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, निकालते रहे। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, यह कानून व्यवस्था का राज होगा और लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए हम सारे प्रयास करें। खरगोन हिंसा के बाद आरोप प्रत्यारोप में जुटे सियासी दलों की बयानबाजी मुद्दों को सुलझा तो नहीं रही है, ऊपर से समुदायों के बीच खाई चौड़ी करने का काम जरूर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। इधर नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने आज शहरों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने सिंगल क्लिक के जरिए नगरीय निकायों के खातों में 931 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी। इस दौरान नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 10 लाख की आबादी वाले निकायों, जैसे इसमें भोपाल आएगा, इंदौर आएगा, जबलपुर आएगा और ग्वालियर आएगा, इनको 432 करोड़ रुपए हवा की गुणवत्ता में सुधार, पेयजल योजनाओं
और सीवरेज स्वच्छता और स्थानीय विकास कार्यों के लिए आवंटित किए गए हैं। बाकी जो पैसे बचे यानी कितने बचे, 499 करोड़ और बचे, तो ये दूसरे निकायों को विकास कार्य के लिए दिए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी हितग्राही यानी जिनको लाभ मिला है उनको अगर किस्त मिलने में देरी हो रही है तो यह गलत है, क्योंकि अगर देरी है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी की संभावना बनती है। अगर ऐसा हुआ तो समझा जाएगा कि दाल में कुछ काला है। यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक अपने अफसरों को यह बताया है कि सरकार की किसी योजना में अगर देरी होती है तो आप लोग इसके जिम्मेदार होंगे और दाल में कुछ काला है, यह खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये प्रयास आपका बहुत गंभीरता से होना चाहिए कि हितग्राहियों को समय से किस्त प्राप्त हो जाए और किस्त प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो, ना कहीं भ्रष्टाचार हो। देर अगर होती तो ये संभावनाएं बढ़ती हैं। करप्शन को पूरी तरह से रूल्ड आउट करना, उसको हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। कांग्रेस के समय तो नगरीय निकायों में तनख्वाहें भी नहीं बढ़ पाती थी। हमारी सरकार आने के बाद नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति में हम लोगों ने सुधार किया। हम लोगों ने नगरीय निकायों के विकास के लिए बजट का प्रावधान किया। सभी तरह से नगरों के विकास के लिए सरकार लगातार राशि दे रही है। और खरगोन हिंसा के 8 दिन बाद भी वहां के हालात सामान्य नहीं दिख रहे हैं। यानी जो जिंदगी हम और आप जी रहे होंगे वो खरगोन वाले नहीं जी रहे हैं, क्योंकि 8 दिन हो गया कर्फ्यू में रहते हुए उन्हें। जिला प्रशासन आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को समझते हुए कर्फ्यू में ढील दे रहा है। अब हम जिला प्रशासन की इसे समझना कहें कि लापरवाही कहें कि 8 दिन बाद भी स्थिति वो कंट्रोल में नहीं कर पाए हैं। इधर हिंसा के दौरान हुई पहली मौत के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गरमा गई है। मृतक के परिजन ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। खरगोन हिंसा में पहली मौत की खबर सामने आने के बाद सियासत एक बार फिर सुलग उठी है। रामनवमी के दिन हिंसा के दौरान लापता 30 साल के वरेश उर्फ सद्दाम का शव इंदौर के अंबाय हॉस्पिटल में मिला। खबर लगने के बाद उसके परिजन शव लेने इंदौर पहुंचे और खरगोन लाकर कड़ी सुरक्षा के बीच सुपुर्दे खाक किया। मृतक सद्दाम खरगोन के इस्लामपुरा का रहने वाला था। परिजन ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं पुलिस ने अपनी सफाई दी है और गृह मंत्री ने भी दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। उसको औजारों से मारा गया, वहाँ के लोगों ने उसका शरीर भी कुचल दिया पत्थरों से और घायल कंडीशन में उसको पुलिस ने भी गिरफ्तार किया। उसके बाद से अंडरग्राउंड कई जगह छुपा के रखा था। तो मैंने उसको जब मीडिया की धमकी दी जवान को कि कल मैं मीडिया को सुबह बुलाऊंगा, तो उसने 5 मिनट में कह दिया कि इंदौर एमवाई में तुम्हारे बच्चे की डेड बॉडी है, लेने चले जाओ। इसकी चोट सर पर पत्थर लगने से हुई है, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। अब ये उसमें सारी जांच की जाएगी कि क्या क्या हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। 10 तारीख को ये डेड बॉडी मिली थी। 11 तारीख को इसका पीएम हो गया था। शिनाख्त करने की पूरी कोशिश की गई और जब परिवार की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं थी, जब आई तो उनसे शिनाख्त कराई और जांच में ले लिया है। जो भी जांच में आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इधर खरगोन हिंसा को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मुख्य सचिव इकबाल सिंह से मुलाकात की और एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कमेटी बनाकर जांच की मांग की। मसूद ने मामले को कोर्ट में ले जाने का दावा भी किया है। जिस तरह से बेजा गिरफ्तारियां हो रही हैं, बेजा लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ रही है, ठीक नहीं है। मुख्य सचिव जी को इनिशिएटिव लेना चाहिए और उनको एक कमेटी गठित करना चाहिए। हमने मांग करी है इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी हो। कार्रवाई पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के सवाल उठाने पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि धर्म विशेष के लोगों पर ही कार्रवाई का आरोप गलत है। अपराध या दंगे में शामिल सभी अपराधियों पर समान रूप से कार्रवाई की जा रही है। कि धर्म विशेष के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। जो भी माफिया है वो चाहे किसी भी जाति धर्म के हों,
तो ये जो माफिया है, माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कोई जाति धर्म देखकर कार्रवाई नहीं हो रही। कौन तुष्टीकरण करता है? ये आपके प्रयास हैं और आपके पास कोई आधार नहीं बचा है जमीन पर, तो आप यही आपका काम करने का तरीका है जिसको आप हम पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो या आंतरिक सुरक्षा की बात हो, मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, इसलिए ऐसे लोग नहीं बच सकते। आर एम मसूद जी बताएं कि धर्म विशेष के लोग ही क्यों पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं, धर्म विशेष के लोग ही आग लगाते क्यों नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अपने उस धर्म विशेष जिसकी चर्चा वो कर रहे हैं या जिसकी हिमायत वो कर रहे हैं, उनको समझाइश दें कि वो इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न ना हो। प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर विपक्ष और मुस्लिम नेता लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई को धर्म विशेष पर हो रही कार्रवाई से ही क्यों जोड़ा जा रहा है, जबकि माफिया और अपराधी किसी भी धर्म और जाति के हों, एक्शन की जद में सब आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। दमोह पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आज बैठक की। शेखावत ने नल जल योजना से लेकर केन बेतवा परियोजना पर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने कहा कि कोविड आपदा के आने के बाद भी देश में पानी के लिए 6 करोड़ 20 लाख नए कनेक्शन लगाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान के फिर से सीएम बनने के बाद इस कार्यक्रम को और गति मिली है। केंद्रीय मंत्री ने 20 तारीख से पहले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को एक साथ चर्चा करने के निर्देश भी दिए। शेखावत ने कहा कि केन बेतवा परियोजना में छतरपुर दामोह जिलों में एक नई व्यवस्था खड़ी होगी और 62 लाख लोगों के पेयजल का आधार भी बनेगी। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी और अहम खबर है। महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोपी देवर फरार है। गांधीनगर थाना क्षेत्र की यह वारदात है। बड़ी खबर इस बीच, महिला की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। हत्या का आरोपी देवर है और वो भागा हुआ है। उसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। गांधीनगर थाना क्षेत्र की वारदात है। सतेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सतेंद्र, भागे हुए आरोपी के बारे में कोई जानकारी मिली या नहीं अब तक? देखिए, राजधानी के गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर शांति नगर में एक कविता अहिरवार अपने देवर और पति के साथ, एक इनका भांजा है, इनके 4 लोगों के साथ में रह रही थी। बताते हैं कि इसका कविता का जो देवर है मनोज अहिरवार, ये नीट की तैयारी कर रहा है, नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। लिहाजा उसके चलते जो उसकी भाभी है कविता, इन दोनों के बीच में पढ़ाई को लेकर डिस्टर्ब होता था। कई बार देवर जो मनोज है उसने कहा भाभी को कि मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, आप ये तेज आवाज में टीवी चलाते हैं या फिर जो काम करते हैं उससे मुझे डिस्टर्ब होता है। इसको लेकर पिछले कई दिनों से इनके बीच में नोकझोंक चली आ रही थी। पढ़ाई के दौरान आज दोपहर में इन दोनों का फिर से विवाद हुआ। विवाद के बाद मनोज ने किचन में रखा चाकू उठाया और इस भाभी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। करीब 8 से ज्यादा घाव जो भाभी है उसके शरीर पर देखे गए हैं। उनसे तत्काल उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद जो उसका देवर है मनोज अहिरवार, वो घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस की टीम मनोज अहिरवार की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक उसकी गिरफ्तारी की कोई पुलिस को सुराग नहीं मिला है। बता दें कि जो कविता का पति है वो बैरसिया थाना क्षेत्र स्थित किसी कंपनी में नौकरी करता है। जो कविता है उसको देवर की पढ़ाई खल रही थी, इसको लेकर वो उसे डिस्टर्ब करती थी। उसको लगता था कि कहीं ना कहीं अगर नीट की परीक्षा पास कर लेगा तो ये कहीं दूसरे जगह जाएगा और उससे ये खबर उन लोगों के लिए सबक है जो टेलीविजन तेज आवाज में सुनते हैं। चूंकि हमारे संवाददाता सतेंद्र भदौरिया ने बताया कि महिला और देवर में इस बात को लेकर विवाद था कि देवर पढ़ता था और उसे पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था, इसलिए वो कहता था कि टीवी की आवाज को आप धीरे कर लीजिए। वो नहीं माना, हालांकि ये गलत रास्ता था, जिसके बाद उसने हत्या कर दी। बहुत शुक्रिया सतेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए आपका। ग्वालियर जिले में सरोवर निर्माण को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत सरोवर निर्माण में किसी भी तरह का सहयोग करने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर हथियार का लाइसेंस दिया जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे ये कैसे होगा। ये अगर आपको जानना है और विस्तार में समझना भी है तो
तो ये रिपोर्ट देखनी होगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ग्वालियर में सरोवर निर्माण के लक्ष्य को तेजी से पूरा करने को लेकर जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। जिला प्रशासन ने सरोवर निर्माण में गति लाने के लिए लोगों के सामने एक नया विकल्प रखा है, जिसके तहत सरोवर की खुदाई में सहयोग करने वालों को हथियार का लाइसेंस दिया जाएगा, जिसके लिए 18 और 19 अप्रैल को कलेक्ट्रेट में अपना नाम दर्ज कराना होगा। बंदूक की जो लाइसेंस आज और कल आएगा हमारे यहाँ स्टेनो के पास में, हमने उनको कहा उनके आवेदन ले लें और फिर जो लोग ये हमें कहेंगे कि हम जो अमृत सरोवर हमारे खुद रहे हैं उसमें कुछ मिट्टी निकालने में, श्रम में, जिस भी तरीके से कोई योगदान अपना करेगा तो उसको हम फिर प्रायोरिटी पर लाइसेंस देंगे। अमृत महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश में 5352 अमृत सरोवरों के निर्माण का काम अगले 1 साल में पूरा करना है। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जलाभिषेक अभियान के तहत एमपी के 51 जिलों में बनाए जाने वाले अमृत सरोवरों के निर्माण का शुभारंभ किया था। एमपी की बात करें तो जबलपुर और मुरैना जिले में 237, धार में 192, सिवनी में 140, रीवा में 137, नर्मदापुरम में 132, राजगढ़ में 120 और छिंदवाड़ा में 124 सरोवर बनाए जाएंगे। हालांकि जिला प्रशासन के इस फैसले पर कांग्रेस ने शासन और प्रशासन की नीति पर सवाल खड़े किए हैं, तो सांसद विजय शेजवलकर का कहना है कि लाइसेंसी हथियार पहले भी दिए जाते थे, सहयोग करने वालों को दिए जाने पर क्या आपत्ति है। लाइसेंसी हथियार कोई इतने खतरा नहीं होते, ऐसा मेरा मानना है। और इसके पहले भी देखिए लाइसेंस दे ही रही है सरकार, अमृत सरोवर का है, उसमें अगर जन सहयोग मिलता है तो मेरा राय इसमें कोई दिक्कत आपत्ति होनी नहीं चाहिए। सरकार कैसी दोगली नीति है देखिए, एक और अंकुश की बात करती है और दूसरी ओर फिर से भ्रष्टाचार का एक नया सूत्र लेके आ गई। भाई जो स्कीम थी प्रधानमंत्री जी के तालाब खोदने वाली, वो स्कीम कराएगी अब लाइसेंसधारियों से। ग्वालियर जिले में लाइसेंसी हथियारों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है। जिले में लाइसेंसी हथियार की संख्या 34,000 से भी अधिक है। इससे पहले ग्वालियर के तत्कालीन कलेक्टर अनुराग चौधरी 11 पौधे लगाने पर लाइसेंसी हथियार देने का नवाचार कर चुके हैं और अब सरोवर निर्माण में सहयोग पर लाइसेंसी हथियार देने के फैसले से सरोवर निर्माण में गति तो मिलेगी, लेकिन साथ ही जिले में लाइसेंसी हथियारों की संख्या में भी इजाफा होगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। अब इस योजना के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप IBC 24 के फेसबुक और यूट्यूब लिंक पर कमेंट करके दीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।